तो अच्छा चलो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में, ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात है जो प्रेगनेंसी से स्टार्ट करते हैं, प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म किया जाता है। तो हम ईसीजी टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो कहाँ पर करते हैं, यूरिन में करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन में ईसीजी का लेवल चेक करते हैं। तो उसके बेसिस पे डायग्नोसिस होता है प्रेग्नेंट है या नहीं। और इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रेगनेंसी किट है उसको बोलते हैं हम निश्चय। तो उसके बाद आते हैं हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करना होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो हमें एनीमिया चेक करना होता है। तो एनीमिया के लिए हमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करना होगा। तो तुम्हें तो पता ही होगा एनीमिया किस लिए होता है। प्रेगनेंसी तो वैसे भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, और वहाँ पर बॉडी का डिमांड भी तो बढ़ जाता है ना, इसलिए। तो उसके बाद आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए हमें ब्लड शुगर एस्टिमेशन करना होता है। और यूरिन टेस्ट करना होता है एल्बुमिनर शुगर के लिए। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग करना होता है, टीएफटी करना होता है, रैपिड टेस्ट फॉर मलेरिया, एचबीएसएजी फॉर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, वीडीआरएल फॉर सिफिलिस, एचआईवी टेस्ट और क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी असेसमेंट। तो यूरिन टेस्ट किस लिए करना होता है, फॉर एल्बुमिन शुगर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो तुमने पैथोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा ना, डिजीज़ के बारे में। तो उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग। तो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान कभी कभी ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ब्लड ग्रुप पता होगा तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन इजीली कर पाएंगे। टीएफटी का भी पता होना चाहिए। टीएफटी का जो है वैसे क्रेटिनिज्म हो सकता है, तुमने सुना ही होगा फिजियोलॉजी में। तो क्रेटिनिज्म होगा तो बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो इसलिए हमें थायराइड फंक्शन एसेस करना होता है। तो उसके बाद आते हैं हम रैपिड टेस्ट में मलेरिया के लिए। तो मलेरिया होगा तो क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, आरबीसी काउंट गिरा तो बच्चे के पास भी तो आरबीसी कम पहुंचेगा ना, ब्लड ब्लड सप्लाई घट जाएगा बच्चे के लिए। तो तो उसका इंटर यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसका ब्रेन भी डेवलप नहीं हो सकता है। उसके बाद एच बी एस ए जी फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ये भी बहुत खतरनाक कंडीशन होता है। तो बच्चे का भी रिस्क होता है हेपेटाइटिस बी होने का। और उसके बाद सिफिलिस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, तो उसके लिए भी वीडीआरएल एग्जामिनेशन करना होता है। और एच आई वी टेस्ट तो मस्ट है। और क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी असेसमेंट ये भी जानना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब सर्जरी करते हैं, सपोज सीजरियन सेक्शन जब हम करते हैं, तब हो सकता है अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो तो कोआगुलेशन ये सब ना हो, ब्लीडिंग बंद ना हो। तो इसलिए हमें ये भी चेक करना होगा। उसके बाद आते हैं हम अप्रोच पे। तो एंटीनेटल विजिट्स मिनिमम 4 होते हैं, 4 होने ही चाहिए, मिनिमम 4 होनी ही चाहिए। तो पहला विजिट जो होता है वो कब होता है, वो प्रेगनेंसी के रजिस्ट्रेशन के वक्त होता है। दूसरा होता है 14 to 26 वीक्स में। तीसरा 28 to 34 वीक्स। और चौथा 36 वीक्स टिल डिलीवरी। तो इस दौरान होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ विजिट। तो ये जो टाइम है ये एकदम स्पेसिफिक है। तुम इस दौरान किसी स्पेसिफिक इस टाइम लिमिट के दौरान, इस जेस्टेशन पीरियड के दौरान तुम 4 या 5 बार नहीं आ सकते हो। तुम्हें हर एक पीरियड के दौरान एक एक बार आना होगा। और आइडियली तो 13 और 14 एंटीनेटल विजिट्स रिकमेंडेड है। तो 0 to 7 मंथ्स तक एक विजिट होना चाहिए हर मंथ। और 8 मंथ 8 मंथ में होना चाहिए 2 विजिट हर महीने। 9th मंथ ऑनवर्ड्स हर वीक होना चाहिए एक विजिट। तो उसके बाद हम आते हैं एंटीनेटल चेकअप में। तो पहले क्या होगा, तो पहले होगा हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग में पहले हमें प्रीवियस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना होता है, और मेडिकल सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस के बारे में जानना होता है। और उसके बाद होता है फर्स्ट डे ऑफ एलिम्पी कब है। फर्स्ट डे ऑफ एलिम्पी से हम एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पता कर सकते हैं। और उसके बाद
हिस्ट्री लेना होगा फीवर का, वॉमिटिंग का, पर वेजाइनल डिस्चार्ज, पाल्पिटेशन, फैटीग, ब्रेथलेसनेस, जनरलाइज स्वेलिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स, इन सब का ये सब तुम लिख लो, ये सब नोट कर लो, ये सब बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमें हिस्ट्री पर पता होना चाहिए हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, टीवी का, हार्ट डिजीज़, रेनल डिजीज़, एपिलेप्सी, अस्थमा, जॉन्डिस, मलेरिया, आरटीआई, एसटीडी, एचआईवी। और उसके बाद फैमिली में आते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, टीबी, थैलेसीमिया, ट्विंस, कंजेनिटल एनोमली, ड्रग एलर्जी। और उसके बाद आते हैं हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पेलर हो सकता है अगर एनीमिया हो। तो एनीमिया पेलर हम कहाँ पर चेक करते हैं? कंजंक्टिवा पे, नेल्स में, टंग में, ओरल म्यूकोजा, पाम्स, ये सब में। और पल्स नॉर्मली होता है 60 to 90 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट होता है 18 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट नॉर्मली। इडीमा कहाँ पर चेक करते हैं? फेस में, हैंड्स में, एब्डोमेन में, वल्वा में। तो यहाँ पर होगा तो एबनॉर्मल होगा। और बीपी इसलिए देखते हैं ताकि प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है क्या, प्री एक्लेम्शिया, इमिनेंट एक्लेम्शिया, ये सब। और नॉर्मली वेट गेन होना चाहिए 9 से 11 किलो प्रेगनेंसी के दौरान। अगर लो वेट गेन के दौरान क्या हो सकता है? लो वेट गेन के कारण आईयूजीआर हो सकता है। और एक्सेस वेट के गेन के दौरान प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। और उसके बाद आते हैं हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में। तो शेप एंड साइज देखना होता है, फ्लैट है या इन्वर्टेड है। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फंडल हाइट मेज़र करना होता है। फीटल हार्ट साउंड्स देखना होता है 6 महीने के बाद। उसको जो 6 महीने के बाद जो पहला हार्ट साउंड हम सुनते हैं और क्या है? फीटल मूवमेंट्स फेल्ट आफ्टर 18 to 22 वीक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्विकनिंग, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर। और उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए भी चेक करना होता है, फीटल लाइक कौन सा है, प्रेजेंटेशन क्या है, वो 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद करना होता है। उसके बाद देखना होता है कि एब्डोमिनल स्कार्स है या नहीं। जस्टिशनल एज एस्टिमेशन करते हैं हम यूएसजी से, लैब एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा? इंटरवेंशन देना होगा और काउंसलिंग करना होगा। तो इंटरवेंशन क्या करना होता है? आयरन फॉलिक एसिड देना होता है सप्लीमेंटेशन, क्योंकि पता ही होगा आरबीसी कम है, एनीमिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में। और मेडिकेशंस भी देते हैं, और दूसरे मेडिकेशंस। और प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर करना होता है। टिटेनस का इम्यूनाइजेशन देना होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ जो है, जो तुम्हें टिटेनस के बारे में पता होना चाहिए, तो डिलीवरी के दौरान 2 डोज लगता है टिटेनस का, 2 डोज देना पड़ता है मदर को। लेकिन अगर पहले प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी अगर 3 साल के अंदर ही हो जाता है तो बस हमको 1 डोज देना होता है टिटेनस का बूस्टर। लेकिन अगर 3 साल के बाद होता है दूसरा प्रेगनेंसी तो हमें दोनों का दोनों डोज देना होगा। तो उसके बाद क्या करना होगा? फिर मदर को इन्फॉर्म करना होगा जीएसवाई के बारे में, जननी सुरक्षा योजना, और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में। उसके बाद प्री नेटल एडवाइस देना होता है, पर्सनल हाइजीन के बारे में अवेयर करना पड़ता है, वार्निंग साइंस के ये सब बताना पड़ता है, किस तरह से चाइल्ड केयर किया जाता है, और क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये सब के बारे में भी बताना पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम डेंजर साइंस में। तो डेंजर साइंस है पीडल एडिमा, तो पैर में एडिमा हो सकता है, फिट्स हो सकते हैं, मतलब बेहोश होकर गिर सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, पीवी डिस्चार्ज, और ब्लीडिंग एंड अदर्स। उसके बाद आते हैं हम कौन है हाई रिस्क मदर। हाई रिस्क मदर कौन होते हैं? तो ये एल्डरली प्राइम, अगर 30 साल के बाद कोई औरत पहली बार माँ बनती है तो वो होता है। और अगर वो उनकी हाइट कम है तो 140 सेंटीमीटर्स की कम है तो। उसके बाद मेल प्रेजेंटेशन अगर हो फीटस का, और एंटीपार्टम हेमरेज है, थ्रेटेंड एबॉर्शन है, प्री एक्लेम्शिया,
उसके बाद होता है एनीमिया, ट्विंस एंड हाइड्रेमनियोस, प्रीवियस स्टिल बर्थ, इंट्रायूट्राइन डेथ, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ये सब होता है हाई रिस्क मदर का। तो उसके बाद और भी है, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, एसोसिएटेड डिजीजेज लाइक cardiovascular diseases, kidney disease, diabetes, TB, liver disease, malaria, convulsions, asthma, HIV, RTI, STI, और इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट लिया हुआ है अगर। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। मोर देन 3 स्पॉन्टेनियस कॉन्जिक्यूटिव एबॉर्शंस है। तो पहले 3 बार हो चुका है, एबॉर्शन हो चुका है, तो इस बार भी चांस हो सकता है कि एबॉर्ट हो जाए बेबी, तो इसका हमें स्पेशल केयर करना होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के इतना ही।